जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोभिंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी सुपर 100 सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज से डे 14 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आसपास होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि हमारे आसपास जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं और क्या क्या उनकी टाइप्स होती हैं और रियलिटी में वो कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि आपका रस्टिंग ऑफ आयरन वो एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं है। तो ये सारे सवालों का जब जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ढूंढ रहे हो सीडीएस 2 या एनडीए 2 के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि अपना सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप लोग पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, उसके अलावा आपको रिवीजन करवाया जाएगा। इस सब के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा और ये सब चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिलेंगी मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी में। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं इन कोर्सेज के लिए तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन से पहले हमें केमिकल चेंज समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है। तो केमिकल चेंज मतलब जब एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपका एक या एक से ज़्यादा नए कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसको केमिकल चेंज उस तरीके का अगर होगा तो उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और ये कब हमें पता लगेगा कि केमिकल चेंज हुआ है? जब आपका एक नई तरह का सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, जब आपको देखने को मिलेगा कि मास के अंदर या एनर्जी के अंदर कोई चेंज है, जब आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा कुछ वहाँ पे आपको ऑब्जर्व होता है। इसके अलावा आपको कोई परमानेंट चेंज अगर उस सब्सटेंस के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट का परमानेंट चेंज हो, चाहे वो कलर का परमानेंट चेंज हो, ऐसा कोई भी परमानेंट चेंज, ना कि केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज ना कि टेम्परेरी चेंज आपको अगर देखने को मिलता है, तो उसको आप कहते हैं कि वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, दैट उस कंडीशन में आप मानेंगे वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है और एक केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है। केमिकल रिएक्शन, अब हम समझते हैं कि क्या सच में रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है या नहीं है। तो बिल्कुल है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं वो वही प्रॉपर्टीज जो एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक नया सब्सटेंस आपका फॉर्म होता है जो कि है आयरन ऑक्साइड, जिससे आपका आयरन रस्ट करता है। एक मॉडिफिकेशन होती है और जो ये मॉडिफिकेशन है ये परमानेंट होती है। आप इस रस्ट को वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जस्ट इसको पील ऑफ कर सकते हैं। जब आपका रस्ट फॉर्म होता है तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपका जो होता है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा एक एनर्जी में शिफ्ट आपको देखने को मिलता है रस्टिंग के दौरान, जो आपको विजिबल नहीं होता है बट वहाँ पे हो रहा होता है। तो रस्टिंग भी आपका एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग हमें समझ में आ गया। अब दो तरह की हमारी रिएक्शंस होती हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके बारे में हम समझेंगे। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, एक्सोथर्मिक, थर्मिक यानी कि यहाँ पे हीट की बात हो रही होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप को, अपने नाम को डिफाइन करती है और वो बताती है कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसका मतलब है आपके बाहर की तरफ हीट रिलीज होगी। यानी कि बाहर की तरफ जब भी हीट रिलीज होगी वैसी रिएक्शन को कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जस्ट इसका उलट। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, जहां पे आपको बाहर से हीट देनी पड़ जाए ताकि वो रिएक्शन ओकर कर सके, तो उसको आप कहते हैं कि वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। एग्जांपल्स का भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है इस सेशन से, वो है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर डिफरेंस। ऑक्सीडेशन अपने नाम में ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, इसका मतलब है जहां पे भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी वहां पे हम कह देंगे कि ऑक्सीडेशन हो गई है। और या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए हमारी या वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, उस केस को हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन वहां पे हुई है। जस्ट इसका उलट होगा वो कहलाएगा रिडक्शन। अगर आपकी ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाए या हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो उस केस में हम कहेंगे वहां पे रिडक्शन हुई है। क्या इसकी सिर्फ यही डेफिनेशन है? बिल्कुल नहीं, इसकी और डेफिनेशंस भी हमारे सामने हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमें सीखनी जरूरी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आगे चीजें जानने के लिए। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ऑक्सीडेशन इज द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या है? आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर आपके कहीं से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो जब आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हो रहा होगा आप कहेंगे वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमें ये डेफिनेशन भी समझ में आती है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें ये बात पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप ऑक्सीडेशन को एक जनरलाइज
फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो हम मानेंगे कि वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है, निकला है वहाँ से, तब भी हम कहेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। बट अगर इसका उलट हो जाता है, या आपका एडिशन हो रही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की और रिमूवल हो रहा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो हम कहेंगे इस स्टेट के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आपका जो हो रहा है, जो प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है, वो है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा हमें समझना ज़रूरी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब इसमें एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो हर बार हर जगह दिया जाता है कि अगर मैं LIC का एजेंट हूं तो मैं LIC के खाते करूंगा, लेकिन किसके? खुद के या सामने वाले के? मैं सामने वाले के करूंगा। तो सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। सो बहुत सिंपल डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले का रिडक्शन कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये बात अलग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने के बाद अब इसके क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? इनके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी, और साथ में जो इंग्लिश का रूल हम आपको डेली करवाते हैं, वो रूल आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस रूल को आप डेली करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सको। अब बात कर लेते हैं कि वो इंग्लिश का रूल जो आज हमें डिस्कस करना है, वो रूल क्या है। तो इंग्लिश का जो आज का रूल हमारा है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ द नंबर ऑफ, कि आपका अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है इज़ द नंबर ऑफ, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर आपका वहाँ पे ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। इसके अलावा जब भी आप ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ देखेंगे तो वहाँ पे आप जो नाउन यूज़ कर रहे होंगे, जो नाउन वहाँ पे होगा वो आपका प्लूरल ही होगा दोनों केसेस के अंदर। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द नंबर ऑफ के बारे में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ तक सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर वेरी स्मॉल, यहाँ पे हमारे सेंटेंस में थोड़ी सी गलती हो गई है। अब ये पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स समझेंगे कि स्टूडेंट्स है तो आर आया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इस रीजन से यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ना कि प्लूरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी स्मॉल। और यहीं पे द नंबर की जगह ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर होता तो वहां पे आपका फिर से वो सेंटेंस जो था वो ठीक होता। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे ए नंबर ऑफ हमें देखने को मिलता है, तो एस्पिरेंट्स को लगता है कि ए लिखा हुआ है, उस वजह से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसी रीजन से आप एरर में इस क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसका जो राइट या जो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर ये होगा कि ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको हमारे ये कंसेप्ट, हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.